हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जेनेटिक्स की डीपीपी नंबर 20 और डीपीपी नंबर 20 में जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो सभी क्वेश्चंस मेंडेलियन डिसऑर्डर पर बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट ड्यू टू म्यूटेशन कॉज्ड बाय, यानी कि आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको यह बताना है कि जो सिकल सेल एनीमिया एक डिसीज है वो किस प्रकार के म्यूटेशन का परिणाम है, किस प्रकार के म्यूटेशन की वजह से ह्यूमन में कॉज होती है। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम जो जानते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा है कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। सबसे पहले तो आप याद रखिए ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है एंड हमें यह भी याद होना जरूरी है कि सिकल सेल एनीमिया जीन पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है, यानी कि ये एक जीन म्यूटेशन की वजह से होने वाली डिसीज है। लेकिन किस प्रकार का जीन म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका आंसर है सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट आंसर पता चल चुका है। तो जीन पॉइंट म्यूटेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के केसेस में क्या होता है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। 6 नंबर का जो जेनेटिक कोड होता है जिसमें आपको GAG सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा, यानी कि बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को एनकोड करने वाले जीन में 6 नंबर का जो जेनेटिक कोड है GAG, उसमें A का सब्स्टिट्यूशन जो है वो T से हो जाता है, यानी कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो 6 नंबर का जेनेटिक कोड होगा वो GAG की जगह GTG हो जाएगा। यानी कि यहां पर मैं देख सकता हूं कि A का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है T से, और हम सभी जानते हैं A यहां पर प्यूरिन है और T यहां पर पायरिमिडीन है। यानी कि हम यह भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में कि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा म्यूटेशन है जो सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है ह्यूमंस में। और सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रांसवर्जन, क्योंकि ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होगा, प्यूरिन टू पैरामिडीन या पैरामिडीन टू प्यूरिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर को आप नोट कर लीजिए, आंसर है ए सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया, जो हम सभी जानते हैं कि एक जेनेटिक डिसीज है, उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन NCERT में भले ही ना दिया गया हो लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो आपको यह जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिकल सेल एनीमिया जो एक जीन म्यूटेशन की वजह से ह्यूमन में होने वाली डिसीज है, उसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था। यहां पर 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। नंबर 1 ऑप्शन ए जो आपको दिया जा रहा है जेम्स बी हेरिक, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है यहां पर आपका कार्ल लैंडस्टेनर एंड ऑप्शन डी है J. प्रिस्टले। तो आपको बता देता हूं कि सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया को डिस्क्राइब करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेम्स बी हेरिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको याद कर लेना है, वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिकल सेल एनीमिया जो कि एक जेनेटिक डिसीज है उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जेम्स बी हेरिक ने। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक मेल पेरेंट है, यानी कि मैं सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं मेल पेरेंट, और मेल पेरेंट के जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेल पेरेंट जो है उनके फादर कलर ब्लाइंड थे। मुझे नहीं पता मेल पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, वो कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि जो मेल पेरेंट है उसके जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे, यानी कि डेफिनेटली फादर का जो जीनोटाइप होगा वो XCY होगा, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है। एंड जो फीमेल पेरेंट है उनकी मदर जो थी वो कलर ब्लाइंड थी, यानी कि फीमेल पेरेंट की मदर जो थी वो कलर ब्लाइंड थी। इसका मतलब साफ हुआ कि ये इस तरीके का जीनोटाइप रखते होंगे XCXC। लेकिन जो फीमेल पेरेंट है उसके फादर बिल्कुल नॉर्मल थे, यानी कि उनके पास कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी ट्रेट नहीं था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेल पेरेंट के फादर को कलर ब्लाइंडनेस था और फीमेल पेरेंट जो है उनकी मदर होमोजाइगोसली कलर ब्लाइंडनेस के ट्रेट को रखती थी। अब क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि अगर मैं इस मेल पेरेंट और इस फीमेल पेरेंट के बीच क्रॉस कर दूं तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि
कितने परसेंट मेल चिल्ड्रंस या मेल प्रोजेनीज ऐसे होंगे जो कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट रखते होंगे, या मैं कहूं तो वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कि मेल पेरेंट के फादर को कलर ब्लाइंडनेस थी, तो कभी भी फादर अपने सन को यानी कि मेल टू मेल एक्स लिंक ट्रेट्स को इनहेरिटेड नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है कि इस क्वेश्चन में जो मेल पेरेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि जो फीमेल पेरेंट इस क्वेश्चन में है उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, तो क्योंकि उसके फादर नॉर्मल है पर मदर होमोजाइगोसली कलर ब्लाइंडनेस के ट्रेट को रखती है, इसका मतलब साफ है कि मदर एक एक्स क्रोमोसोम अपनी डॉटर को देगी और इस कंडीशन में डॉटर जो होगी वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर होगी। तो ये मेल पेरेंट का जीनोटाइप आपने बना लिया और ये फीमेल पेरेंट का आपने जीनोटाइप बना लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। हम सभी जानते हैं कि जो टोटल मेल प्रोजेनीज यानी कि मेल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो दो डिफरेंट जीनोटाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा जीनोटाइप जिसको आप XCY बोलेंगे और ऐसे सभी मेल प्रोजेनीज कलर ब्लाइंड भी होंगे, और दूसरा जो मेल प्रोजेनीज का जीनोटाइप हो सकता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है यानी कि XY। तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल 100% मेल प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगे उनमें से 50% मेल प्रोजेनीज कलर ब्लाइंड होंगे, जबकि 50% मेल प्रोजेनीज जो होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल विजन रखते होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर यहां पर लिख सकता हूं ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि मान लीजिए किसी को फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया है, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल है जो फिनाइल कीटोन्यूरिया से सफर कर रहा है, और आपको बताना है कि अगर उसको फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो उसकी डाइट क्या होना चाहिए, यानी उसको क्या डाइट में लेना चाहिए जो उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। तो ऑप्शन ए है नो फिनाइल एलानिन एंड नो टायरोसिन, यानी कि ना तो उसको फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड लेना चाहिए और ना उसको टायरोसिन अमीनो एसिड लेना चाहिए। ऑप्शन बी है लो फिनाइल एलानिन एंड नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ टायरोसिन। ऑप्शन सी है नॉर्मल रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड, एंड ऑप्शन डी है नॉर्मल रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ बोथ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। तो आपको इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज की मैकेनिज्म मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है ह्यूमंस में, और इस डिसीज में यह होता है कि जो एक अमीनो एसिड है जिसको आप फिनाइल एलानिन कहते हैं, उसका कन्वर्जन होमोजेनेटिसिक एसिड में करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इज एन एंजाइम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू होमोजेनेटिसिक एसिड। लेकिन आपको बता दूं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के केसेस में ये एंजाइम मिसिंग हो जाता है, यानी कि वो जीन जो इस एंजाइम को एक्सप्रेस करता है वो म्यूटेंट हो जाता है इन द केस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस भी इंडिविजुअल को फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज होगी वो अपनी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, और इस वजह से वो फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड का कन्वर्जन होमोजेनेटिसिक एसिड में नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली उसकी बॉडी में अगर वो एक्सेस अमाउंट या नॉर्मल अमाउंट ऑफ फिनाइल एलानिन को कंज्यूम करेगा तो वो फिनाइल एलानिन जो होगी वो एबनॉर्मली कन्वर्टेड होना स्टार्ट कर देगी फिनाइल पाइरुविक एसिड में, और ये फिनाइल पाइरुविक एसिड जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो अगर बॉडी में बनना स्टार्ट होता है तो इसका डिपोजिशन ब्रेन में होना स्टार्ट हो जाता है। और यही एक रीजन भी है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज को हम फिनाइल पाइरुविक इडियट डिसीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल इस डिसीज में फिनाइल एलानिन को
कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है इनटू होमोजेनेटिक एसिड, तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी में फिनाइल एलानिन का अब नॉर्मली कन्वर्जन किस में होना स्टार्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड डिपॉजिट होगी ब्रेन में, जिससे उस इंडिविजुअल में मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता आना भी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इसका एक सिम्टम है। तो क्या जरूरी है फिनाइल कीटोन्यूरिया के पेशेंट को अपनी डाइट में क्या लेना जरूरी है, तो मैं आपको आंसर दे सकता हूं, उसको बहुत लो अमाउंट में फिनाइल एलानिन लेना चाहिए, बट उसको टायरोसिन का अमाउंट नॉर्मल लेना चाहिए, क्योंकि टायरोसिन अमीनो एसिड उसकी बॉडी में फिनाइल एलानिन से सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी, इसलिए फिनाइल एलानिन का अमाउंट उसको बहुत कम लेना जरूरी है, ताकि उसका कम से कम कन्वर्जन फिनाइल पायरुविक एसिड में हो सके और डिपोजिशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में कम से कम हो, ताकि जो सीवियरिटी ऑफ द डिसीज है वो पेशेंट में कम से कम आ सके। लेकिन टायरोसिन का अमाउंट उसको नॉर्मल लेना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। तो ये आपको मैंने फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में काफी कुछ बता दिया जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफिलिक फीमेल की शादी अगर नॉर्मल मेल से की जाए, यानी कि मैं सबसे पहले एक हीमोफिलिक फीमेल को बना लेता हूं, ये हीमोफिलिक फीमेल है, और अगर इसकी शादी आप करा रहे हैं एक नॉर्मल मेल से, यानी कि आप मेल को नॉर्मल जीनोटाइप ले लेते हैं, तो आपको बताना है कि थियोरेटिकली रेशियो ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स रिगार्डिंग हीमोफीलिया विल बी, यानी कि आपको बताना है कि जो इनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनका जो भी परसेंटेज या रेशियो होगा वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपको कह रहा है कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर हीमोफिलिक, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि सभी ऑफस्प्रिंग्स हीमोफिलिक हों, क्योंकि फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल आएगा डॉटर्स के लिए, इसलिए जो डॉटर्स होंगी वो ऐसी प्रोड्यूस होंगी 50%, 100% डॉटर्स ऐसी प्रोड्यूस होंगी जो कि कैरियर होंगी, कोई भी डॉटर को हीमोफीलिया नहीं होगा, यानी कि 100% डॉटर्स आर कैरियर। इसलिए ऑप्शन यहां पर जो ए है वो गलत हो जाता है, क्योंकि 100% डॉटर्स आर कैरियर्स। तो ऑप्शन ए यहां पर सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए के अकॉर्डिंगली सभी को हीमोफीलिया होगा, लेकिन आपको बता दूं कि 100% डॉटर्स जो प्रोड्यूस होंगी वो हीमोफिलिक नहीं होंगी, बल्कि वो कैरियर होंगी। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक, तो मैंने अभी आपको बताया कि सभी लड़कियां हीमोफिलिक नहीं होंगी, क्योंकि जितनी भी गर्ल्स ऑफस्प्रिंग्स होंगी, फीमेल ऑफस्प्रिंग्स होंगी, वो कैरियर होंगी। तो ऑप्शन बी भी यहां पर गलत हो जाता है। ऑल सन्स आर हीमोफिलिक, तो ये ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मदर हीमोफिलिक है और फादर जो है वो नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में 100% सन जो होंगे वो मदर से एक्स क्रोमोसोम ऑब्टेन करेंगे, और मदर से आने वाला एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया के ट्रेट को डेफिनेटली रखेगा। इसका मतलब साफ हुआ कि 100% जो सन्स होंगे वो हीमोफिलिक होंगे। तो ये यहां पर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 100% सन जो हैं वो हीमोफिलिक होंगे। ऑप्शन डी को भी हम यहां पर पढ़ लेते हैं, हाफ डॉटर्स एंड हाफ सन आर हीमोफिलिक। तो यहां पर आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, 100% सन हीमोफिलिक होंगे, 100% डॉटर कैरियर्स होंगी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो भी गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन सी, यानी कि जितने भी मेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सभी के सभी हीमोफिलिक होंगे, अगर उनकी मदर हीमोफिलिक है तब। तो यहां पर आपने 5 क्वेश्चंस को देखा, और आई होप कि आपने इन सभी 5 क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, और आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे आने वाले कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।